साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज हम 23वें टारगेट की तरफ बढ़ चले हैं। ठीक है, आज 23वां दिन है टारगेट का। हम लोग जीएस और हिंदी के प्रश्नों को साथ साथ देख रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको हिंदी अलग से ना पढ़नी पड़े। इसी वीडियो में आपको जीएस और हिंदी के दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइंस चल रहा है, हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। साइंस की क्लासेस है, साइंस के बाद यूपी स्पेशल आएगा। ठीक है, जैसे ही साइंस की क्लासेस खत्म होंगी उसके बाद यूपी स्पेशल आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आज के प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि युद्धकाल में सिग्नल भेजने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती हैं अवरक्त किरणें। याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, भारी जल की खोज किसने की थी? तो भारी जल की खोज की थी हेराल्ड डरे ने। किसने? हेराल्ड उरे ने की थी भारी जल की खोज। ठीक है, भारी जल बोर्ड कहाँ स्थित है? तो भारी जल बोर्ड मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। अगला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एवं एलईडी। एलईडी जानते ही हैं, जो घरों में लगी होती है, का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था निक होलोनियाक ने। किसने? निक होलोनियाक ने। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दुनिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी शिकागो विश्वविद्यालय में किसके निर्देशन में बनाया गया? तो वह था एनरिको फर्मी। 1942 में बनाया गया। ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं, घुमा घुमा के पूछता है। पूछेगा दुनिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी शिकागो विश्वविद्यालय में किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी, 1942 में। अगला है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक पदार्थ क्या है? तो शीतलक पदार्थ होता है तरल सोडियम। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक पदार्थ तरल सोडियम होता है। अगला है भारत में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1957 को हुई। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? तो यह होती है 3 अगस्त 1954 को। कब? 3 अगस्त 1954 को। अगला है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो यह होती है 1971 में। अगला है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या? अप्सरा। अगला है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? तो ट्रांजिस्टर की खोज की थी जॉन बार्दिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शाक्ले ने। ठीक है, इन तीनों लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर की खोज की थी, जॉन बार्दिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शाक्ले ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है पारा अतिचालक हो जाता है कब? 4.2 केल्विन पर। जब तापमान 4.2 केल्विन पहुंच जाता है, यानी 268.8 डिग्री सेल्सियस, तब जो है पारा अतिचालक हो जाता है। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होती है। फिर अगला है परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया? तो परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया था जीटी शीबार्ग ने। जीटी शीबार्ग ने। ठीक है, अगला है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की मीनार गिर नहीं जाती है, झुकी हुई है, जानते ही हैं। अगला प्रश्न है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। ये प्रश्न याद होगा आपको। फिर अगला है लोलक की काल अवधि कितनी होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी काल अवधि कितनी होगी। ठीक, किसी पिंड व वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का। अगला है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
यदि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जब किसी चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कैंडिला मात्रक किसका है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में। ठीक, अगला है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा क्या, घनत्व अपवर्तित रहता है अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाए। ठीक है, अगला है, घड़ी में इस स्फटिक क्रिस्टल होता है, घड़ी में लगा होता है, उसका कार्य किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन विधि द्वारा। ठीक, फिर अगला है, थर्मोस्टेट वह संयंत्र है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित होता है। थर्मोस्टेट ऐसे यंत्र होता है जिसमें किसी निकाय का जो तापक्रम होता है, टेम्परेचर, वो अपने आप नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का क्या अर्थ है, यदि किसी वस्तु में जो है ताप बढ़ जाती है तो उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक, अगला है, परम शून्य ताप क्या है, तो परम शून्य ताप होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वो परम शून्य तापमान कहलाता है, याद कर लीजिएगा। अगला है, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर तापमापी से मापा जाता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ताप युग्म तापमापी शीबेक के प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, अगला है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए हमें हैंडपंप का जो है पानी गर्म लगता है। अगला है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, गठिया रोग की जांच के लिए, मस्तिष्क का ट्यूमर जांच के लिए, अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में, संकेत भेजने के लिए, स्वचालित दरवाजे में, भ्रूण जांच में, रुधिर रहित शल्य चिकित्सा में, जीवाणुनाशक में। ठीक है, इन सब जगहों पे पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप कार्य करता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, अगला है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग किस पे निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, अगला है, वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पर होगा कब, तब होगा जब 332 मीटर प्रति सेकंड होगा, तब वायु में ध्वनि का वेग 0 सेंटीग्रेड पर होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की गूंज रहती है कितनी देर तक, तो 0.1 सेकंड तक। ये पूछा गया प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं, तो कौन सी दिशा बताते हैं, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक के चुंबकीय क्षेत्र में है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या दिशा बताते हैं, तो बताते हैं विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक के चुंबकीय क्षेत्र में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया, तो विद्युत धारा का सर्वप्रथम चुंबकीय प्रभाव आर स्टेड ने जो है अवलोकित किया था। ठीक, याद कर लीजिएगा। फिर अगला है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, तो समान ध्रुव जब होते हैं चुंबक में तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और अगर अलग अलग जो ध्रुव होते हैं तो आकर्षण होता है।
यानी नॉर्थ और नॉर्थ पोल को अगर जो है चुंबक के हम लोग सामने लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ पोल को एक साथ लाएंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे। ठीक। अगला है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि ये होती हैं क्या समान विभव की। यदि समान विभव की दो आवेशित वस्तुएं जो है होंगी तो विद्युत धारा नहीं बहेगी उसमें से। ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होता है, तो छड़ धनावेशित हो जाती है। ठीक है। आप देखे होंगे, आप कभी गौर किए होंगे, जैसे हम कंघा या पेन को जो है कभी अपने बालों पे रगड़ते हैं तो फिर छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनके सामने ले जाते हैं तो खींचे चले जाते हैं उनके सामने। आपने प्रयोग किया होगा बचपन में। तो कांच की इसी तरह छड़ को अगर रेशम से रगड़ दिया जाए, रेशम के कपड़े से, तो छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। ठीक है। अगला है तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल का क्या कहलाता है, तो कूलाम का नियम होता है। ठीक। लेजर बीम होती है, तो लेजर बीम क्या है, तो अपसारी बीम होती है लेजर बीम। ठीक, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वांटम सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया। अगला है लेजर किरणों का उपयोग कब कहाँ किया जाता है, तो लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है सूचना तकनीकी में, त्रिविमीय चित्र में, यानी थर्ड डायमेंशनल 3D चित्र में जिसे कहते हैं, और उड़ान पथ निर्धारण में और आँख की चिकित्सा में, इन सब में लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला है त्वचों तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किससे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा जो है हम तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया, तो प्रथम भारी पानी संयंत्र यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है भारी जल, उसका संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो नांगल में स्थापित किया गया। कहाँ, नांगल। याद कर लीजिएगा। अगला है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अब कौन सा है, तो वो है अप्सरा। कौन सा, अप्सरा। अगला है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ठीक है। अगला है परमाणु संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो परमाणु संरचना का सिद्धांत नील्स बोर ने प्रस्तुत किया था। अगला है नोबेलियन तत्व का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो नोबेलियन तत्व का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अगला है शून्य के कार्य करने का नियम किसने दिया, तो शून्य के कार्य करने का नियम ब्रह्मगुप्त ने दिया। किसने, ब्रह्मगुप्त ने। अगला है प्लावन का सिद्धांत किसने दिया, तो प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। किसने, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है तारों की उत्पत्ति एवं संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो एस चंद्रशेखर ने दिया। किसने, एस चंद्रशेखर ने तारों की उत्पत्ति और संरचना का सिद्धांत दिया। ठीक। ये जितने सिद्धांत देने वाले लोग हैं इनको याद कर लीजिएगा। अगला है यूरेनियम का विघटन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ऑटो हन द्वारा दिया गया। ठीक है। यूरेनियम का विघटन, ठीक है, सिद्धांत जो है ऑटो हन द्वारा दिया गया। ठीक है। तो ये जरूर यह सब याद करके जाइएगा कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक। अगला है टाइकोमापी यानी वेग मापी जिसे कहते हैं, टाइकोमापी यानी वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो घूर्णन गति के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो कार्बोरेटर का उपयोग कहाँ होता है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में। गाड़ियों में लगा होता है कार्बोरेटर, जानते हैं, तो उसका कार्य होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिक्स कर दे तो जिससे ज्वलनशीलता बढ़ जाती है। अगला है विद्युत आकर्षण का नियम दिया था, तो विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कूलाम ने। किसने, कूलाम ने विद्युत आकर्षण का नियम दिया था। अगला है पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया था, तो पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था विद्युत पृथ्वी के घनत्व का परिकलन। ठीक है। तो ये रहा हमारा जीएस का प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी निपटा लेते हैं। ठीक है। तो
अभी पर्यायवाची चल रही है, जानते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पर्यायवाचियों को। पहला है बुढ़ापा। बुढ़ापा की पर्यायवाची क्या होती है? वृद्धावस्था, वृद्धत्व, ठीक है, वृद्धत्व ऐसे वृ आधा ध फिर द फिर त व, वृद्धत्व, फिर जीर्णावस्था, फिर जरा। जरा भी जो है बुढ़ापा की पर्यायवाची होती है। फिर वार्धक्य। वार्धक्य ऐसे व आधा ध फिर दा के ऊपर रा, आधा का या, वार्धक्य। तो ये हो गई बुढ़ापा की पर्यायवाची। ठीक। नेक्स्ट है बुद्धि की पर्यायवाची। बुद्धि की पर्यायवाची होती है प्रज्ञा, मेधा, जेहन, समझ, अक्ल। और ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, मिसप्रिंट है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। अगला है अंगिमा। अंगिमा की पर्यायवाची होती है टेढ़ापन, वक्रता, कुटिलता। कौन कौन से? टेढ़ापन, वक्रता, कुटिलता। भाण। भाण की पर्यायवाची होती है विदूषक, मस्खरा, ये मस्खरा है, ठीक है, जोकर, हंसोड़, मजाकिया। बिजली की पर्यायवाची आपने हमेशा याद की होगी। बिजली की पर्यायवाची जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बिजली की पर्यायवाची जरूर पूछता है। तो बिजली की सारी पर्यायवाची यही मिल जाएगी। विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंपा, अशिन, अशिन, असिन, ठीक है। घनवल्ली, क्षणप्रभा, कांचनवल्ली, कौंधा, सारंग, पीत प्रभा, छ बिजुरी। ठीक है, ये हुई हमारी जो है बिजली की पर्यायवाची। ठीक। अब बहन की पर्यायवाची देख लेते हैं। बहन की पर्यायवाची होती है बहिन, सहोदरा, दीदी, जीजी, श्वशा, हदासा, फिर वाह, फिर बड़ा सा, श्वशा भी बहन की पर्यायवाची होती है। अनुजा होती है, भगिनी होती है, अग्रजा होती है, बांधवी होती है। ये होती है हमारी बहन की पर्यायवाची। ठीक। पुत्र की पर्यायवाची क्या होगी? तो पुत्र की पर्यायवाची हो जाएगी तनय, आत्मज, शुद्ध, लड़का, बेटा, औरस, पूत, मंथन। ये हो गई पुत्र की पर्यायवाची। ठीक। मनुष्य की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तो मनुष्य की पर्यायवाची हो जाए नंदन है, ठीक है, नंदन, ये सॉरी नंदन है, नंदन होती है पुत्र की पर्यायवाची। अगला है मनुष्य की पर्यायवाची। तो मनुष्य की क्या हो जाएगी? नर, मानव, मनुज, मानुष, इंसान, मर्त्य। मर्त्य भी जो है होती है मनुष्य की पर्यायवाची। ठीक है। मुर्गा। मुर्गा की पर्यायवाची देखते चलिए। मुर्गा की होती है तमचुर, अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुटुम नहीं कुक्कुट, कुट। मुर्गा की पर्यायवाची होती है चरणायुध। चरणायुध कई बार पूछा गया है, किसकी पर्यायवाची है? तो मुर्गा की होती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कबूतर की पर्यायवाची। कबूतर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? तो कबूतर की हो जाएगी कपोत, हरित, रक्तलोचन, पारावृत्त, परेवा, कलवर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कबूतर की पर्यायवाची। अगला है गंगा। गंगा की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवशारम। ठीक है, सारम, रा के ऊपर बिंदी है, तो देवशारम गंगा की, सॉरी देवसारम नहीं, देवसरी, देवसरी मिसप्रिंट है, तो थोड़ा सा वो समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। भागीरथी, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, देवपगा, विष्णुपदी, ध्रुवनंदा, अलकनंदा, सुरसरिता। ठीक है, इतनी होती हैं पर्यायवाची गंगा की। अब ध्वज की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? ध्वज की हो जाएगी केतु, झंडा, निशान, पताका, केतन। ठीक है, तो ये हो गई ध्वज की पर्यायवाची। अगला है अधर्म। अधर्म की पर्यायवाची क्या हो गई? अनीति, अन्याय, पाप,
अनाचार, अपकर्म। ये अपकर्म लिखा है लास्ट में, अपकर्म, ठीक है। अगला है वेश्या। वेश्या की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? सदा सुहागिन, गणिका, वारांगना। वारांगना तो कई बार पूछा है, किसकी पर्यायवाची है? पतुरिया, रंडी, तवायफ, चंचला, मंगलमुखी, नगरवधु, सज्जनी, ठीक है, रज्जनी, सॉरी रज्जनी। रूपजीवा, कालरेखा, भोग्या। इतनी होती हैं वेश्या के पर्यायवाची, ठीक। अगला है प्रेक्षागार। प्रेक्षागार की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? रंगशाला, नाट्यशाला, प्रेक्षागृह, अभिनयशाला। ये अभिनयशाला लिखा हुआ है, ठीक है, अभिनयशाला, फिर नाट्यगृह, ठीक है। तो ये होती हैं प्रेक्षागार की पर्यायवाची। अगला है पत्नी की पर्यायवाची। तो पत्नी की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? अर्धांगिनी, वामांगी, बहू, जोरू, घरवाली, औरत, सहचरी, जाया, पुलजा, कुलांगना। कुलांगना कई बार पूछा है, किसकी पर्यायवाची है? तो पत्नी की, ठीक। विद्यालय के क्या पर्यायवाची हो जाएगी? विद्यालय की हो जाएगी पाठशाला, मदरसा, स्कूल, शिक्षण संस्थान, गुरुकुल, विद्या मंदिर, शिक्षालय। तो ये हो गई विद्यालय की पर्यायवाची। अनुपम की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अतुल, निरूपम, अप्रतिम, अप्रतिम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अनुपम की पर्यायवाची। तर्कस की पर्यायवाची कई बार पूछा है, तो तर्कस की पर्यायवाची तूण, तोड़ीर, त्रोण, निशंग, ईशुधि, भाथा। निशंग और भाथा जो है कई बार पूछा है। अगला है बगीचा। बगीचा की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज, कुंज, हली, आराम। तो ये बगीचा की पर्यायवाची है। दास। दास की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? दास की हो जाएगी सेवक, भृत्य, नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर, परिचायक, परिचर, गुलाम। तो ये हो गई हमारी दास की पर्यायवाची, ठीक है। तो ये रहा हमारा जीएस और हिंदी के प्रश्नों को हमने देखा, ठीक है। इसी तरह रेगुलर वीडियो आएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।